So we are going to start with chapter 1 first today, that is neural control and coordination. पहले तो हम चैप्टर के नेम पे फोकस कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। न्यूरल जो वर्ड आया है वो आपको पता है नर्व से आया है, राइट? नर्व्स जब भी आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, नर्व्स या नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पे आप न्यूरल वर्ड यूज करते थे। तो मतलब अब हम उसके रिलेशन में न्यूरल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी टर्म्स हैं। वो क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पहला हम पढ़ेंगे कि वो कंट्रोल कैसे करती हैं हमारी बॉडी को, लेकिन जब भी वो कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेटेड हैं, राइट? अगर मैंने आपको बोला, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी दैट यू नीड टू स्टैंड अप और फटाफट से एक राउंड काट के आओ भाग कर, तो क्या हुआ? आपके कानों ने सुना, राइट? आपके कानों ने सुना, वो ब्रेन तक मैसेज गया, ब्रेन ने मैसेज को इंटरप्रेट किया, ब्रेन ने मैसेज इंटरप्रेट करने के बाद वो मैसेज आपकी मसल्स को भेजा कि भागना शुरू करो, इंस्ट्रक्शन मिली है। तो मैसेज लेकर कौन आए? न्यूरॉन्स लेकर आए। ब्रेन तक मैसेज लेकर कौन गए? न्यूरॉन्स लेकर गए। न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आए मसल्स के पास, मसल्स को मैसेज मिला, तो जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, मसल में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मसल में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मसल बोन के साथ अटैच थी, और क्या हुआ? हमारी बॉडी में मूवमेंट हो गई। तो ये सब क्या है? कोऑर्डिनेशन है। अलग अलग जो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म किया जा सके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल होता है और कैसे कैसे हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है। इफ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, हम लोगों को पता है कि हमारी बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स हैं और अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन चैप्टर 4 एज वेल। हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम में कि जो मैमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं एंड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, राइट? तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दी हुई है एंड यू नीड टू हाईलाइट दैट डेफिनेशन, क्योंकि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है that what do you mean by coordination? So process through which two or more organs interact and complement the functions of one another. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, but I'm repeating again whatever I'm highlighting over here in my screen, you need to mark that in your NCERT as well. तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरैक्ट करेंगे और एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, राइट? अब आपको एग्जाम्पल इसमें एक्सरसाइज का दिया हुआ है, या फिर जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि आपको उठकर एक राउंड लगाना है, भागना है। तो उसमें अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, भागना भी एक टाइप की एक्सरसाइज ही हो गई, तो आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी मसल्स काम करेंगी। अब आपको याद होगा दैट वी स्टडीड द चैप्टर लोकोमोशन, और जब हमने मसल कंट्रैक्शन स्टडी किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि उसको एटीपी की सप्लाई चाहिए, बिकॉज एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी तभी तो मसल कंट्रैक्ट करेगी। बिना एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के मसल कंट्रैक्ट नहीं करेगी। तो एनर्जी तो चाहिए मस्कुलर एक्टिविटी के लिए। अब मसल्स में मायोग्लोबिन में पड़ा था, तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई ज़्यादा चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कहाँ से आएगी? जब रेस्पिरेटरी रेट हाई होगा। चलो, रेस्पिरेटरी रेट हाई हो भी गया तो भी ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा का पूरा इंश्योर करने के लिए हार्ट बीट हमें फास्ट चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ है? ब्लड में प्रेजेंट है। ब्लड को पंप कौन कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है। तो अगर हमारा हार्ट उतनी
फास्टली पंप नहीं करेगा तो उतना ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, उतना ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो आपको एक एक्सरसाइज करनी थी, आपको अपनी एक मसल मूव करनी थी, राइट। उस मसल की मूवमेंट के लिए आपकी बॉडी के कितने सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, आपका हार्ट बीट तेज हो रही है क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी ब्लड को पंप कर रहा है, राइट। ब्लड वेसल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा है, किस लिए? क्योंकि मसल्स को काम करना है। तो मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए एक साथ काम करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। एक और हमारा यहाँ पे वर्ड रह गया, दैट वाज होम्योस्टासिस। सो मेनी ऑफ यू माइट आस्क कि मैम होम्योस्टासिस का क्या मतलब होता है? होम्योस्टासिस का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने एक इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है ना, स्टेडी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने की जब कोशिश की जाती है तो उसको हम बोलते हैं होम्योस्टासिस, राइट। तो स्टेडी इंटरनल स्टेट को मेंटेन करने के लिए ही ये सब कोशिश की जा रही है। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनका एक ही मोटिव है कि बॉडी हमारी ठीक ठाक रहे, उसकी एक जो कॉमन स्टेट है वो मेंटेन रहे। अब अगर क्वेश्चन आता है कि मैम कॉमन स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करके रखना, फ्लूइड का बैलेंस मेंटेन करके रखना, राइट। एक कुछ पर्टिकुलर सेट लिमिट्स हैं उनको मेंटेन करके रखना, ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना है, बाकी सब जितना भी रिलीज है, एब्सॉर्प्शन है, उन सबको मेंटेन करके रखना। सो ऑल दिस फॉल्स अंडर द होम्योस्टासिस। So now I hope we are clear about the topic or the term coordination. अच्छा, अब तो बात हमने अभी की थी कि जब हमें काम करना है तो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन अगर मान लो आपको एक्सरसाइज स्टॉप करनी है तो फिर क्या होगा? एक्टिविटीज वापस अपनी जगह भी तो आ जाती है ना। मतलब जो ऑर्गन्स है या जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या होते हैं? दे इवेंचुअली रिटर्न बैक to the original position or to the original pace, right? इसके बाद अब हमें जो बात करनी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करनी है, तो एक चीज आप याद रखना कि हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम के लिए दो मेजर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन दो मेजर सिस्टम्स का नाम है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। यू ऑल हैव स्टडीड चैप्टर 7 इन क्लास 10th, जहाँ पे आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी पढ़कर आए हो, है ना। So when you were studying that chapter, you studied about two major systems. That was neural system, in which you studied about neuron and structure of brain, right? But in addition to that, in that chapter, you also studied about some hormones. और आपको वहाँ पे बताया गया था कि आपकी बॉडी में ये दोनों सिस्टम्स जो हैं मिलकर काम करते हैं to achieve control and coordination. So in this chapter, we are going to deal with only the neural part. And in the next chapter, we will deal with the endocrine part. Endocrine वाला part हम next chapter में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो hormones हैं वो कैसे कैसे control and coordination में help करते हैं, okay? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये रही बात हमारे चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं कि न्यूरल सिस्टम काम कैसे करता है। एक्चुअली न्यूरल सिस्टम का एक फीचर है कि ये क्या कराता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस दे देता है बहुत ही क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार दे चुकी हूँ। आपने किसी चीज को टच किया और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू रिमूव योर हैंड, क्योंकि आपको लगा कि वो गर्म है और आपकी बॉडी को डैमेज हो सकता है। बट इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जब आपने टच किया और एकदम से हटा लिया, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में क्या हुआ कि आपके फिंगर टिप पे जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट थे ना, जो सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने मैसेज भी ले लिया, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचा भी दिया विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज परसीव भी कर लिया और वापस मैसेज भेज भी दिया कि मसल मूव करो ताकि हाथ पीछे हो।
उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मैसेज न्यूरॉन्स वापस भी ले आए आपके हाथ तक, मसल्स को मैसेज मिल भी गया, मसल ने कंट्रैक्ट भी कर दिया और आपका हाथ पीछे भी हट गया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि आपने कुछ टच किया और हाथ हटाया। तो ये स्पीड है आपके न्यूरल सिस्टम की, आपके नर्वस सिस्टम की। तो इतना फास्ट काम क्यों हो पा रहा है, इतना फास्ट काम कैसे हो पा रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं। एक न्यूरॉन के पीछे दूसरा न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन के पीछे तीसरा न्यूरॉन, और न्यूरॉन इतनी जल्दी मैसेज ट्रांसमिट करते हैं। फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा, आपने रिफ्लेक्स एक्शन 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है। सो आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ओवर हियर कि कैसे होता है। फटाफट से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर गए, स्पाइनल कॉर्ड में गए, रिले न्यूरॉन्स के पास गया, फिर मोटर न्यूरॉन्स वापस लेकर आए, मसल के पास आया, एंड व्हाट वी आर स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर लोकोमोशन की कैसे कैसे हमारी पूरी की पूरी मसल कंट्रैक्ट करती है। तो वो पूरा का पूरा मैकेनिज्म विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो गया, राइट? नाउ इफ आई जस्ट से यू दैट यू नीड टू स्टैंड अप फ्रॉम योर चेयर, राइट? तो सुनते ही एकदम खड़े हो जाओगे। तो क्या हुआ, वॉट हैपन कि आपने सुनी मेरी बात, आपके कानों ने फटाफट आपके एयर के थ्रू मेरी वॉइस की, आपके ब्रेन ने इंटरप्रेट किया, फटाफट से मैसेज भेजा और आपकी बॉडी में मूवमेंट हो गई। तो कितना टाइम लगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। और क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस हैं। और अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो वो हार्मोन्स के थ्रू होगा, दैट वी विल डील इन नेक्स्ट चैप्टर, ओके? तो इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यूरल सिस्टम। अब हम यहाँ से ऑफिशियली न्यूरल सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पे अब हम पढ़ेंगे जैसा हमारी हमेशा से हैबिट रही है, दैट वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 4 जब हम एनिमल किंगडम स्टडी कर रहे थे। सो वी स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक एनिमल्स एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटीज, राइट? देन वी मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। सो इन द सेम केस हम पहले थोड़ा सा अपना बेसिक रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर हम एनिमल्स के न्यूरल सिस्टम की बात करें तो एनिमल्स के न्यूरल सिस्टम में बहुत स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आप 10th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो, 9th क्लास से स्टडी करते आ रहे हो। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू। वी नीड टू अगेन रिकॉल दैट इन दिस चैप्टर एज वेल। थोड़ी सी और एडिशंस हो जाएंगी उसमें, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाएंगी बिकॉज दैट्स एट द लेवल ऑफ क्लास 11। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टिमुलाई को रिसीव कर सकते हैं और स्टिमुलाई को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हमने लोअर इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ा था, तो कुछ में न्यूरॉन्स का नेटवर्क प्रेजेंट है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए थे, हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ मूव करते जा रहे थे, तो जो हमारे सिस्टम्स थे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे थे, राइट? जैसे अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, तो इंसेक्ट्स में जो न्यूरल सिस्टम था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था, जिसमें गैंग्लिया प्रेजेंट थे। गैंग्लिया का मतलब क्या था? जब सेल बॉडीज का इकट्ठा ग्रुप प्रेजेंट होता था हम उसे क्या कहते थे? गैंग्लिया। और कुछ न्यूरल टिश्यूज, राइट? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ब्रेन की डेवलपमेंट होती गई, राइट? उसके बाद हमने कॉर्डेट्स पढ़े थे कि पूरा का पूरा हमारी एक नर्व कॉर्ड होगी जो ब्रेन बना लेगी, स्पाइनल कॉर्ड बना लेगी, फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास और कुछ अलग अलग टिश्यूज थे। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन डिटेल इन चैप्टर 4। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। मतलब ह्यूमन मतलब हम कहाँ आ गए? सबसे हाईएस्ट क्लास पे, दैट वाज मैमल्स। अब हम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स लेवल का जो सिस्टम है अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। एंड फॉर दिस टॉपिक यू नीड टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ओवर हियर। ये जो आपकी एनसीईआरटी के साइड पे स्पेस है ना, आप यहीं पे ही साथ साथ में फ्लो चार्ट बनाएंगे। व्हाट विल यू डू इज आप ये हेडिंग लिखोगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, और आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल का मतलब क्या होता है? सेंटर वाला, बीच वाला। एंड द सेकेंड इज, सेकेंड पॉइंट पे आप यहाँ लिखोगे ये सेकेंड पॉइंट, दैट इज पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। तो ये फ्लो चार्ट आप साथ साथ में बनाते जाइए। मतलब कुछ सेंट्रल पार्ट है
मतलब जो बीच में प्रेजेंट है, और पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, जो साइड्स पे प्रेजेंट है। जैसे आप एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस बनाते हो ना, तो वो क्या होती है, पेरिफेरी, आउटर पोर्शन। तो ऐसे ही जो सेंटर से बाकी जो आउटर की साइड प्रेजेंट है, दैट वुड बी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिर से आगे दो पार्ट्स और हैं। कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आप फ्लो चार्ट में यहाँ पे लिख लीजिए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारी साइट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है और जहाँ से कंट्रोल की जाती हैं सारी की सारी एक्टिविटीज़। और अगर हम पीएनएस की बात करें, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम की बात करें, तो इसमें क्या होगा, ब्रेन से जितने भी नर्व्स निकलेंगी, क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व्स निकलेंगी, स्पाइनल नर्व्स। मतलब सीएनएस से जितने भी एसोसिएटेड नर्व्स निकलेंगी, दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय सीएनएस और एक्सपैंड सीएनएस, राइट। और यू कैन बी आस्क्ड टू एक्सपैंड पीएनएस, कि पीएनएस की फुल फॉर्म बताओ या पीएनएस को एक्सपैंड करो। सो काइंडली रिमेंबर इट, जस्ट हाईलाइट इट। आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको सिर्फ इतना ही कह दिया जाएगा दैट डिस्क्राइब पीएनएस और राइट अ शॉर्ट फॉर्म, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीएनएस। सो यू शुड बी एबल टू क्लैरिफाई दैट व्हाट डू वी मीन बाय पीएनएस। उसके बाद ही आप इस पे शॉर्ट नोट लिख पाओगे, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। लेकिन अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ध्यान से देखें, तो इसमें है क्या एक्चुअली, नर्व फाइबर्स ही तो हैं और तो कुछ नहीं है। नर्व फाइबर्स जो या तो ब्रेन से इमर्ज हो रही हैं, या ब्रेन से कनेक्टेड है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो अब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करो, राइट। और एक थोड़ा सा पोर्शन यहाँ भी रखना, यहाँ पे भी हमें लिखना है। तो हम पहले इस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखो नर्व फाइबर्स। जो ये बीच में स्पेस है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में जो स्पेस है, यहाँ आप लिखिए नर्व फाइबर्स, राइट। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। तो पेरिफेरल के नीचे आप लिखेंगे नर्व फाइबर्स, और नर्व फाइबर्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। पहले इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। एफरेंट फाइबर्स का क्या काम होता है? ये इम्पल्सेस को, इम्पल्सेस मतलब जो मैसेज आता है न्यूरॉन में, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि न्यूरॉन में जो मैसेज जाता है ना, उस मैसेज को हम नाम क्या देते हैं, नर्व इम्पल्स, राइट। तो इम्पल्सेस का मतलब मैसेज ही हुआ। तो मैसेज को क्या करता है, ऑर्गन से मैसेज लेकर सीएनएस तक ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है। तो ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले आने वाला, देखो उसको हम बोलेंगे एफरंट फाइबर्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, ई फ्रंट। ई फ्रंट क्या करती है, सीएनएस से पेरिफेरल टिश्यूज या ऑर्गन्स तक मैसेज लेकर जाते हैं। तो अब तो हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है कि जब अल्फाबेट्स करते हो तो ए सबसे पहले आता है ना, ए सबसे पहले आता है। तो पहले हमें क्या होता है कि हम ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएं। पहले हमारी बॉडी को अपने, हम तो पहले अपनी ही बॉडी का सोचेंगे, हम पहले अपना ही फायदा सोचेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि पहले हम ब्रेन को कुछ ना कुछ बता दें कि ऐसा होने वाला है, ताकि हमारे ब्रेन को झटका ना लगे। ये सिर्फ याद करने के लिए है, टू रिमेम्बर इट, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। तो हमारे ब्रेन को झटका ना लगे, तो हम ब्रेन को अपना पहले सबसे पहले बता देंगे। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए से क्या है, ए फ्रंट फाइबर्स। ए फ्रंट क्या करेंगे, टिश्यूज या ऑर्गन से सीएनएस तक मैसेज लेकर जाएंगे। फिर है ई फ्रंट फाइबर्स। ई से क्या होता है, एग्जिट। एग्जिट पढ़ा है ना, तो एग्जिट निकल जाना, है ना। तो क्या होगा, ई फ्रंट फाइबर्स क्या करेंगे, सीएनएस से मैसेज लेकर एग्जिट कर जाएंगे। सीएनएस से मैसेज ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, टिश्यूज तक ले जाएंगे या फिर
ऑर्गन्स तक ले जाएंगे। तो ये था हमारा एफरंट फाइबर्स एंड इफरंट फाइबर्स। इसके बाद ये तो बात हुई हमारे नर्व फाइबर्स की। अगर हम पेरिफेरल की बात करें, पीएनएस की बात करें, तो आप यहाँ पे 2 एरो और लगाइए। और अब हम पीएनएस को अगर डिवाइड करने की बात करें तो पीएनएस को हमने 2 डिवीजन्स में बांटा हुआ है। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करेंगे। एक है, यहाँ लिखिए, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ये रहा सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड द सेकंड टाइप इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, राइट? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। तो यहाँ पे आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब भी आपको आप ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, जस्ट यू कैन रिवाइज द फ्लो चार्ट एंड यू वुड बी गुड टू गो। ओके, तो अब हम पढ़ लेते हैं कि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, उनकी क्या फंक्शंस है। जो वर्ड है ना सोमैटिक, सोमैटिक यूज होता है आपकी बॉडी के लिए, बॉडी के सेल्स के लिए, राइट? मतलब यूजुअली जब हम सोमैटिक की बात करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो हम वॉलंटरी के लिए करेंगे। हमारे जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं उनको हम सोमैटिक बोल देंगे यहाँ पे। और एक है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक आपने शायद अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो इनवॉलंटरी हैं, उसके लिए हम क्या बोल देंगे? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। तो जो सोमैटिक है, मैंने आपको कहा कि वॉलंटरी वाला है, एंड यू हैव स्टडीड इट इन क्लास 9 कि जो वॉलंटरी मसल्स थी वो कौन सी थी? स्केलेटल मसल्स, राइट? तो जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करेगा? इम्पल्सेस को ले जाएगा, मतलब मैसेज को ले जाएगा फ्रॉम द सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स। क्योंकि सोमैटिक कौन सा है? वॉलंटरी वाला है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो सोमैटिक ले जाएगा सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक। दूसरा कौन सा है? ऑटोनॉमिक, जो इनवॉलंटरी है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम द सीएनएस टू इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या फिर स्मूथ मसल्स, because you have studied it in class 9th and we have studied it in class 11th as well in chapter 7 कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो मैसेज उन स्मूथ मसल्स तक या फिर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स तक ले जाएगा। अब बात आई ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की। तो जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था जहाँ पे आपने ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम लिखा था, ऑटोनॉमिक को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो 2 पार्ट्स होंगे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। देखो क्या होता है, जो ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम होते हैं ना, ये एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिकली वर्क करने का मतलब क्या है? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऑपोजिट काम करता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अभी थोड़ा सा भागने की जरूरत है, मान लो कुछ इमरजेंसी हो गई और हमें भागना पड़ा, तो क्या होगा? हमारी हार्ट बीट को तेज होना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो एक सिस्टम हार्ट बीट को फास्ट करने का काम करता है, और मान लो थोड़ी देर बाद रुकने की जरूरत है, तो दूसरा सिस्टम हार्ट बीट को कम करने का काम करेगा। तो ये एंटागोनिस्टिक काम होते हैं। मान लो ब्लड प्रेशर को तेज करना है या ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो एक ब्लड प्रेशर को हाई करेगा, एक ब्लड प्रेशर को लो करेगा। मान लो बाहर बहुत ज़्यादा लाइट में चले गए, तो हमारे प्यूपिल को क्या होना पड़ेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, राइट? ताकि बहुत ज़्यादा लाइट हमारी आई में एंटर नहीं कर पाए। और अगर एकदम से अंधेरे में आके तो हमारे प्यूपिल को डायलेट होना पड़ेगा ताकि लाइट ज़्यादा अमाउंट में हमारी आई में एंटर कर पाए। तो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे काम करते हैं। एक अगर एक काम करेगा तो दूसरा उसके ऑपोजिट काम करता है। एज पर योर एनसीईआरटी आपको इतना ही करना है। If you would look in
हेल्प बुक्स, अगर आप किसी भी हेल्प बुक की में जाएंगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस दिए होंगे कि कौन कौन से फंक्शन है जिनको सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कवर करता है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनको पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम कवर करता है. बट एज पर द सिलेबस, एज पर द एनसीईआरटी, वी नीड टू डू दिस. इसके बाद एक और नाम है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो है विसरल नर्वस सिस्टम. अब ये तो बिल्कुल ही नया नाम आ गया, लेकिन आई होप आपको विसरल थोड़ा सा क्लियर होगा, राइट. तो जो विसरल का मतलब क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, बिल्कुल ही अंदर वाला पार्ट. तो विसरल नर्वस सिस्टम जो है ना, वो है तो पार्ट किसका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब आपको याद हो गया होगा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है. तो विसरा का जो मतलब होता है वो होता है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो चेस्ट में लाई करते हैं या एब्डोमेन में लाई करते हैं, तो इंटरनल ऑर्गन्स हैं. तो इसमें नर्व्स का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है, नर्व फाइबर्स मिलेंगे, गांग्लिया मिलेंगे. तो इनके थ्रू क्या होगा, जो मैसेज होगा वो ट्रैवल करेगा. और कहाँ कहाँ से ट्रैवल करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक, विसरा तक. विसरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स तक, ओके. या फिर फ्रॉम द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इंटरनल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ओके. तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज न्यूरॉन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, ये हम छोटी क्लासेस से स्टडी करते आए हैं. तो ये बहुत इजी टॉपिक है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, एंड यू हैव वेरी वेल आइडिया अबाउट दैट एज वेल. तो अगर हम न्यूरॉन की बात करें, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके 3 पार्ट्स हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, है ना. ये है आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. तो ये हो गई हमारी सेल बॉडी. और ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स. ये आपकी पूरी की पूरी सेल बॉडी. और ये जो इलोंगेटेड पार्ट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सॉन बोल देते हैं. तो ये तो बात हुई हमारे न्यूरॉन के पार्ट्स की. तो प्लीज हाईलाइट दीज लाइंस, क्योंकि आपको अगर पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू मेंशन ऑल दिस इन योर आंसर. अब अगर हम सेल बॉडी की बात करें, तो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनालिस है, और कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज हैं जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्युलर बॉडीज मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की जैसी बॉडीज हैं. इनका क्या काम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होती हैं. एंड एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, राइबोसोम्स है वहाँ पर, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है. तो ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड है. तो व्हाट विल दे डू इज दे विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ओके. चलिए, तो ये बात हुई सेल बॉडी की. अब जब आप देखते हो सेल बॉडी को ध्यान से, तो कुछ शॉर्ट फाइबर्स इमर्ज होते हैं. देखो ध्यान से फिगर पे, और इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, राइट. ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. क्या करेंगे, ये सेल बॉडी के पास मैसेज लाएंगे. एक और बात जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि डेंड्राइट्स में भी निसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं. क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है. आपके पास सीधा एमसीक्यू ऐसे ही आ जाएगा, डेंड्राइट्स आल्सो कंटेन्स निसल ग्रेन्यूल्स, से ट्रू और फॉल्स. तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं क्या था, हमने स्टडी किया था या नहीं किया था. सो हाईलाइट दिस लाइन, मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट, दैट इज डेंड्राइट्स आल्सो कंटेन्स निसल ग्रेन्यूल्स. तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, मैसेज लेंगे बाहर से या फिर दूसरे न्यूरॉन से और सेल बॉडी तक ट्रांसमिट कर देंगे. अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक लॉन्ग फाइबर है, बड़ा सा फाइबर है, जिसका डिस्टल एंड ब्रांच्ड है. डिस्टल मतलब पीछे वाला, एंड वाला, है ना. तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते थे, जब छोटे क्लासेस में पढ़ते थे आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो आप कहते थे न्यूरॉन एंडिंग्स कहते थे इनको. तो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है छोटी छोटी सी ब्रांचेस हैं, तो डिस्टल एंड क्या है, ब्रांच्ड है. और
अगर हम हर एक ब्रांच की बात करें, ये भी एक ब्रांच है, ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है, तो हर ब्रांच टर्मिनेट होती है एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में, एक नॉब जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक वर्ड क्यों आया? क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को हम क्या बोलते थे? साइनैप्स बोलते थे। तो वहां से साइनैप्स वर्ड से क्या टर्म आई? साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब क्या करती है, क्या नहीं करती, एंड द complete structure of the neuron we will discuss in the next class. That's all for today. Okay.